गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वास्तविक विश्लेषण के एकदिष्ट अनुक्रम के अभिसरण की एक थ्योरम को पढ़ेंगे। थ्योरम है कि एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह होती है कि अनुक्रम परिबद्ध हो, और इस स्थिति में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन हो, यानी अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध होना चाहिए और अनुक्रम की सीमा अनुक्रम के उच्चक के बराबर हो। तो इसमें पहले प्रतिबंध की आवश्यकता। अब प्रतिबंध की आवश्यकता में हम पहले ये मान लेते हैं कि एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम एक्स एन ये अभिसारी है। तब हमें क्या सिद्ध करना है? तब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध हो, और अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध हो तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन भी हो। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, पहले प्रूव करते हैं कि एक्स एन परिबद्ध हो। अब चूंकि अनुक्रम एक्स एन क्या है? अभिसारी है। अब अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है तो फिर इसकी लिमिट फाइनाइट होगी। तो मान लेते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू xi है। इम्प्लाइज दिए गए एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n नोड इन n ये इस तरीके से विद्यमान होगा ताकि मोड एक्स एन माइनस xi लेस देन एप्साइलन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नोड के। अब मोड एक्स एन माइनस xi लेस देन एप्साइलन का मतलब है कि एक्स एन की वैल्यू ग्रेटर देन xi माइनस एप्साइलन और लेस देन xi प्लस एप्साइलन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नोड। अब हम क्या करते हैं कि जो अनुक्रम के पद हैं एक्स एन नोड -1 तक के, यानी x1, x2, x3 एंड सो ऑन, एक्स एन नोड -1 और xi माइनस एप्साइलन और xi प्लस एप्साइलन, इनमें से जो भी मिनिमम है उसको हम स्मॉल k मान लेते हैं, और इनमें से जो भी मैक्सिमम है उसको कैपिटल K मान लें। तब अनुक्रम का प्रत्येक पद एक्स एन ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल k और लेस देन आर इक्वल्स टू कैपिटल K क्या होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इट मीन्स अनुक्रम एक्स एन क्या हो गया? परिबद्ध हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए कि अनुक्रम की सीमा अनुक्रम के उच्चक के बराबर हो, तो इसके लिए फिर से हम कहें कि पुनः अनुक्रम एक्स एन की जो सीमा है कि पुनः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या है? xi। तो लिमिट की डेफिनेशन से कि किसी दिए गए एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n नोड इन n सच दैट मोड एक्स एन माइनस xi क्या हो? लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन या n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नोड के, या एक्स एन ग्रेटर देन xi माइनस एप्साइलन लेस देन xi प्लस एप्साइलन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नोड के। अब चूंकि अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान है, अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान होने का क्या मतलब है कि अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद अपने पहले वाले पद से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। तो एप्साइलन ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स एन इज लेस देन एप्साइलन xi प्लस एप्साइलन, और ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नोड। और चूंकि अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान भी है, अतः एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए या इसके प्रत्येक मान के लिए xi प्लस एप्साइलन क्या होगा? अनुक्रम एक्स एन का एक ऊपरी परिबंध होगा। अब यदि संभव हो तो हम ये मान लेते हैं कि किसी m बिलोंग्स टू n के लिए, यानी अनुक्रम का mवां पद वो ग्रेटर देन xi के बराबर है, यानी xm ग्रेटर देन xi है। अब xm ग्रेटर देन xi इट मीन्स xm माइनस xi ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब xm माइनस xi ग्रेटर देन 0 तो इसको मान लेते हैं कि ये डेल्टा के बराबर है, यानी डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें डेल्टा के दो पार्ट कर लिए, डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, और xi को राइट साइड में लेके तो xi प्लस डेल्टा बाई 2 हो गया, और एक डेल्टा बाई 2 को लेफ्ट साइड में लिया तो xm माइनस
डेल्टा बाई टू हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि xi प्लस डेल्टा बाई टू इक्वस टू xm माइनस डेल्टा बाई टू होगा। और xm माइनस डेल्टा बाई टू, चूँकि डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, तो xm माइनस डेल्टा बाई टू की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन xm। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लाइज एप्साइलन के प्रत्येक मान के लिए xi प्लस एप्साइलन ये अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि xm की वैल्यू ग्रेटर देन xi प्लस डेल्टा बाई टू आ गई। जबकि xi प्लस एप्साइलन के प्रत्येक मान के लिए अगर xi प्लस एप्साइलन ये अनुक्रम का ऊपरी परिबंध होता तो फिर xm की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए थी? xi प्लस एप्साइलन होनी चाहिए थी। जबकि यहाँ xm की वैल्यू ग्रेटर देन xi प्लस डेल्टा बाई टू आ रही है। तो ये एक विरोधाभास आ गया जो कि विरोधाभास है। अतः हम ये जो माना है कि xm ग्रेटर देन xi है किसी m बिलोंग्स टू n के लिए, ये गलत है। इसलिए xm की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन xi होनी चाहिए फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n के लिए। इसका मतलब हुआ कि जब xm की वैल्यू लेस देन xi है फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, इट मीन्स अनुक्रम का प्रत्येक पद लेस देन xi है। तो इट मीन इसका मतलब हुआ कि xi भी अनुक्रम xn का क्या हो गया? एक ऊपरी परिबंध हो गया, जो कि न्यूनतम ऊपरी परिबंध होगा। और जब न्यूनतम ऊपरी परिबंध होता है वही अनुक्रम का क्या होता है? उच्चक होता है। इसलिए xi इक्वल टू क्या हो गया? सुप्रीमम ऑफ xn। और xi यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn के बराबर भी है, इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn है। अब है प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो प्रतिबंध की पर्याप्तता में अब हमने मान लिया कि अनुक्रम xn ये एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है जो कि परिबद्ध भी है। तब हमें क्या सिद्ध करना है? तब हमें सिद्ध करना है कि xn ये अभिसारी हो। और साथ ही इस केस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू सुप्रीमम ऑफ xn के बराबर भी हो। अब चूंकि अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध अनुक्रम है, तो जब अनुक्रम परिबद्ध है तब अनुक्रम क्या होगा? इम्प्लाइज अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध भी होगा। और जब अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध है तो अनुक्रम xn का जो परिसर है, जो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का उपसमुच्चय होता है, यह भी ऊपर से परिबद्ध होगा। अब चूंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, और पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है तो फिर पूर्णता क्रम अभिग्रहित से क्या होना चाहिए? कि पूर्णता क्रम अभिग्रहित से अनुक्रम xn का उच्चक ये विद्यमान होगा। इसलिए हमने मान लिया कि मान लिया जाए अल्फा अनुक्रम xn का क्या है? उच्चक है। इसलिए उच्चक की परिभाषा से होना चाहिए कि xn इज लेस देन आर इक्वल टू अल्फा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हमें क्या दिखाना है कि चूंकि अल्फा उच्चक हो गया, इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू क्या प्रूव कर दें? अल्फा प्रूव कर दें। तो अब यहाँ देखो कि चूंकि अल्फा अनुक्रम xn का उच्चक है अर्थात न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, इसलिए किसी भी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए अल्फा माइनस एप्साइलन, चूंकि अल्फा उच्चक है ना, इसलिए अल्फा से छोटी कोई भी संख्या वो अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध नहीं हो सकती। इट मीन्स किसी भी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए अल्फा माइनस एप्साइलन ये अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध नहीं होगा। अर्थात देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट xm की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्साइलन के। अब चूंकि अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, इसलिए n ग्रेटर देन m के लिए क्या होना चाहिए? कि xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू xm होगा। इट मीन्स xm की वैल्यू लेस देन अल्फा माइनस एप्साइलन और लेस देन आर इक्वल टू xn होगी
फॉर ऑल n ग्रेटर देन m implies अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xm हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xm हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब पुनः चूंकि अल्फा अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध है, तो ऊपरी परिबंध की डेफिनेशन से भी क्या होना चाहिए कि xn की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अल्फा होनी चाहिए, और अल्फा की वैल्यू क्या है लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसलिए xn की वैल्यू क्या हो गई लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसलिए एक और दो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, इससे हम कह सकते हैं कि xn की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन और लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। और इसी को क्या लिखा जा सकता है कि मोड xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन m इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू क्या हो गया अल्फा हो गया, अर्थात अनुक्रम xn अभिसारी हो गया। और इस केस में चूंकि अल्फा अनुक्रम की लिमिट है और अल्फा अनुक्रम xn का उच्चक भी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn भी हो गई।